हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 ऊष्मा एवं ताप का पहला भाग। इस भाग में हम पढ़ेंगे ताप यानी टेम्परेचर के बारे में। सर्दी के दिनों में हम सभी ऊनी कपड़े पहनते हैं और हमें धूप में बैठना भी अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमें गर्मी मिलती है। इसके विपरीत गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। हमें छाया में बैठना अच्छा लगता है, बारिश में नहाना अच्छा लगता है। गर्मी में घरों को ठंडा करने के लिए हम पंखा, कूलर, एसी आदि का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं हमें गर्म प्रतीत होती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, सूप, गरम गरम खाना, और कुछ वस्तुएं हमें ठंडी प्रतीत होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बर्फ़ आदि। अतः किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप को ही हम उसका ताप या टेम्परेचर कहते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का क्या कारण है, क्या आपने कभी सोचा है? आइए जानते हैं आगे। किसी वस्तु में उसके गर्माहट या ठंडेपन का कारण उसमें ऊष्मीय ऊर्जा का होना होता है। वस्तुओं को ऊष्मा देने पर वो हमें गर्म लगती हैं और जब उनसे ऊष्मा निकल जाती है तो वो हमें ठंडी प्रतीत होती हैं। चाय बनाते हैं तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। चाय तब इतनी गर्म होती है कि अगर हम इसे तुरंत पिएं तो हमारा मुंह भी जल सकता है। कभी कभी हम चाय को ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो आप पाते होंगे कि धीरे धीरे सारी गर्माहट या ऊष्मीय ऊर्जा वातावरण में गुम हो गई और आपकी चाय आपको ठंडी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि जब हम आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकालते हैं तो काफ़ी ठंडी होती है, लेकिन थोड़ी देर तक हाथ में रखने पर वह वातावरण के जब संपर्क में आती है तो वातावरण की ऊष्मा को ले लेती है। वातावरण की ऊष्मा से आइसक्रीम पिघलना शुरू हो जाती है, यानी उसकी ठंडक धीरे धीरे कम होने लगती है और वो मेल्ट होकर टपकने लगती है। इस तरह हम देखते हैं कि जिन वस्तुओं को ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है वो गर्म होती हैं और जिन वस्तुओं से ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। जैसे चाय के कप से जब ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी तो चाय हमें ठंडी लगेगी, जबकि जब आइसक्रीम को गर्माहट मिलती है वातावरण की, यानी ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, तो ये गर्म होकर पिघलने लगती है। यानी कि जो ताप है वो ऊष्मीय ऊर्जा का ही परिणाम है। आइए जानते हैं कि जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसके तापित होने का या उसके तापमान का मापन हम कैसे करेंगे। सामान्यतः हम वस्तुओं को छूकर उनके ताप का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। आइए इस क्रियाकलाप से इसे अच्छे से समझते हैं। सामने चित्र में 3 पानी से भरे बर्तन रखे गए हैं। पहले बर्तन में बर्फ़युक्त ठंडा पानी, दूसरे बर्तन में गर्म पानी और तीसरे बर्तन में सामान्य पानी है। आप इस क्रियाकलाप को घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म न हो। आपके हाथ को सहने लायक ही गर्माहट उस पानी में होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या करें, बर्फ़युक्त ठंडे पानी में अपना दाहिना हाथ रखें, गर्म पानी में अपना बायां हाथ रखें। 2 मिनट तक अपने हाथों को इन बर्तनों में ऐसे ही डूबे रहने दें। फिर आप इन दोनों हाथों को निकालकर सामान्य पानी में डुबोएं। अब आप देखेंगे कि दाहिने हाथ को सामान्य पानी गर्म प्रतीत होता है, जबकि बाएं हाथ को सामान्य पानी ठंडा प्रतीत होता है। इसका कारण है कि यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से गर्म है तो हमें वो गर्म प्रतीत होगी, और अगर वो हमारे शरीर से ठंडी है
तो वो हमें ठंडी प्रतीत होगी। अगर हम सामान्य रूप से अपने दोनों हाथों को सामान्य पानी में डुबोएं तो क्या होगा? हमें दोनों हाथों में एक जैसी गर्माहट या एक जैसा ठंडापन महसूस होगा। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी वस्तु का ताप या गर्माहट या ठंडेपन का अनुभव विश्वसनीय नहीं होता। इसीलिए किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की सही माप एक भौतिक राशि ताप द्वारा व्यक्त की जाती है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी या थर्मामीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर सामान्यतः तापमापी दो प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप सामान्य ताप से बढ़ जाता है, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तापमापी कुछ इस प्रकार के होते हैं तो डॉक्टर्स इन्हीं तापमापी के द्वारा हमारे शरीर के तापमान की जांच करते हैं। सामान्यतः तापमापी कांच की एक पतली नली की तरह होता है। इस नली का निचला सिरा बल्ब की आकृति का होता है। इस बल्ब में पारा या अल्कोहल भरा रहता है और दूसरा सिरा बंद होता है। आइए अब हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डॉक्टरी तापमापी में सेल्सियस पैमाने पर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के चिन्ह बने होते हैं और फ़ारेनहाइट पैमाने पर सामान्यतः 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के चिन्ह अंकित होते हैं। इसका कारण ये है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस और अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर देखें तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आजकल डिजिटल तापमापी का भी उपयोग किया जाता है। इसमें तापमान सीधे सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है। आजकल आप इस तरह के थर्मल स्कैनर को भी देख पाते होंगे। जहाँ भी हम पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर इन्हीं प्रकार के स्कैनर्स की मदद से हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है। ये शरीर को बिना छुए उसके तापमान की गणना करते हैं। इनमें भी कोई स्केल नहीं होता, बल्कि ये डिजिटल नंबर्स को इस स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर का तापमान कितना है। ये प्रयोगशाला थर्मामीटर, इसका उपयोग प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। आइए अब हम प्रयोगशाला तापमापी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? तापमापन की इकाई। जिस प्रकार लंबाई को मीटर, इंच, सेंटीमीटर आदि में नापते हैं, उसी प्रकार तापमान को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ठीक है, अभी आपके कक्षा के स्तर के अनुसार हम इन दो पैमानों की बात करेंगे। जब आप बड़ी कक्षा में चले जाएंगे तब आप पाएंगे कि तापमापन की अन्य भी इकाइयाँ हैं। आइए बात कर लेते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर की। यहाँ पर आपके पास दो पैमाने दिखाए गए हैं, सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना। इन पैमानों को कैसे बनाते हैं? प्रयोगशाला तापमापी में पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ़ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर पारा जिस बिंदु पर ठहरता है, इस बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इसे अधो बिंदु कहते हैं। इसके पश्चात नली को उबलते जल के वाष्प में रखते हैं और इस बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इस बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान हुआ 1 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर अधो बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आता है
और ऊर्ध्व बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इस प्रकार फ़ारेनहाइट पैमाने में इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई 180 खाने हैं। इस प्रकार इस एक छोटे खाने का मान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने के बराबर हैं। यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप C तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप F हो तो C और F में संबंध इस प्रकार आता है C माइनस अधोबिंदु जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है अपॉन 100। फ़ारेनहाइट पैमाने पर देखें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप माइनस इसका अधोबिंदु जो है 32 डिग्री सेल्सियस और अपॉन कुल कितने खाने हैं स्केल पर 180। यहाँ इस फॉर्मूले को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0 से 0 डिवाइड हो जाता है और 2 से ये 5, 2 पंजे 10 और 2 नम 18। इस प्रकार ये फॉर्मूला हमारे पास सिंप्लीफाई होकर के आता है C अपॉन 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9। ये C तथा F यानी सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है। इसे आपको याद करना है अच्छे से। बताए गए फॉर्मूले के अनुसार आप सेल्सियस पैमाने पर दिए गए ताप को फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप से बदल सकते हैं। इस प्रकार हमने सीखा किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। ताप को मापने के लिए थर्मामीटर या तापमापी का प्रयोग करते हैं। तापमापी वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है। प्रयोग के आधार पर तापमापी सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है। आशा है आपको आज का पाठ इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।